नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूँ तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सभी 25 सीटों को जिताना, और 25 सीटों को जिताना ही नहीं, 200 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सीटों के लिए वोट मांगना उनका फर्ज है, दायित्व है, पार्टी उनसे उम्मीद रखती है। लेकिन वो अपने आप में खुद सांगानेर विधानसभा के विधायक भी हैं, विधानसभा क्षेत्र के। एक विधायक के नाते उनका दायित्व अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालने का भी था। आज उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में रोड शो किया। कांग्रेस की, क्षमा करें, भाजपा की प्रत्याशी मंजू शर्मा के लिए वोट मांगे। और ये देखिए, विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में मध्यम मार्ग तक वो जा रहे हैं। भृगुपथ से उन्होंने शुरू किया और मध्यम मार्ग तक गए और अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी मंजू शर्मा के लिए वोट मांगे। काफ़ी जोश था लोगों में, और अपने इलाके के विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में देखना और वोट मांगते हुए देखना। 48,000 वोट से जीते थे पिछला विधानसभा चुनाव। अब देखना है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लीड और कहां तक जाती है, क्योंकि अब वहां से वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में वोट मांग रहे हैं। और अपने लिए नहीं मांग रहे, मंजू शर्मा के लिए मांग रहे हैं। और मंजू शर्मा के लिए नहीं मांग रहे, मोदी के लिए मांग रहे हैं। इसलिए इस रोड शो के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में तो जो पहले से भाजपा में है, पहले से मोदी में है, वहाँ एक नई फिजा देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है जब मतदान होगा 19 अप्रैल को। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला अभी जारी है। कांग्रेस के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन कई पूर्व नौकरशाह भी देशभक्ति की इस धारा में जुड़ना चाहते हैं। जो काम सरकार की नौकरी में रहते हुए वो पूरा नहीं कर पाए होंगे, शायद वो काम करने की उनकी ललक इच्छा उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच कर लाई है। और BL सोनी का नाम आज मैं लेना चाहूँगा, जो DGP थे एंटी करप्शन के, और अशोक गहलोत के राज्य में क्या एक के बाद एक ACB के छापे पड़े थे, और यही DGP थे उस वक्त। आप देख रहे हैं अरुण चतुर्वेदी उनको ज्वाइन करा रहे हैं, नारायण पंचारिया मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं जो खुद पुलिस में रह चुके हैं। और आज BL सोनी ने पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, और कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं ज्वाइन नहीं की, कोई पद लेने के लिए ज्वाइन नहीं की। उन्होंने क्या कहा है सुनते हैं। युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं और किसके लिए क्या करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है मीडिया से बातचीत में। तो आइए सुनते हैं BL सोनी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र के समग्र विकास में बहुत समय से लगी हुई है और बहुत नए आयाम हासिल किए हैं। पार्टी के विचारधारा से इनके समस्त जो थ्योरी है, जो इनके संकल्प हैं, उनके बारे में मुझे बताया। तो मैं 35 वर्ष की अखिल भारतीय सेवा संपन्न होने के बाद और माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विकसित भारत के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा बताए गए समस्त बातों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, 35 वर्ष के अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने में आपको बहुत सारा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। BL सोनी तो आए हैं, कल एक और नेता आने वाले हैं। आज उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। सीताराम अग्रवाल उद्योगपति हैं जयपुर में, और एक से ज़्यादा बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया विद्याधर सीट से। हारे हैं लगातार, जीत नहीं पाए, लेकिन अशोक गहलोत के बेहद करीबी थे
इसलिए इनको डायरेक्टर बना के रखा गया रीको में, और उद्योगपतियों के काम हो सकें उस शासन में, इसलिए इनको ये रिप्रेजेंटेशन मिला हारने के बावजूद। अशोक गहलोत के लॉयल माने जाते हैं और कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो सीताराम अग्रवाल को हराया दिया कुमारी ने विद्यार्थीनगर सीट से, बड़ी बुरी तरह हराया है। अब सीताराम अग्रवाल की अंतरात्मा ने भी उन्हें संकेत दिया है कि उन्हें किधर जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष रह चुके हैं वो प्रदेश कांग्रेस के, और उस वर्ग से आते हैं जो उद्योगपति वर्ग है, काफ़ी बड़ा वर्ग इनसे जुड़ा हुआ है। ख़ासतौर पर अग्रवाल हैं तो वैश्य वर्ग भी काफ़ी इनसे जुड़ा हुआ है। तो वैश्य वर्ग सत्ता भाजपा की, वैसे भी भाजपा उन्मुख रहता है वैश्य वर्ग, और कल सीताराम अग्रवाल के आने के बाद जयपुर की एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की होगी, क्योंकि सीताराम अग्रवाल के साथ शेखावत जी जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो विद्यानगर की सीट पर रहते हैं, और मेरे ख्याल से वो पूरी तरह सीट भाजपा में हो जाएगी। पहले से ही है दिया कुमारी के कारण, जो डिप्टी सीएम है, लेकिन अब वो बचा कुचा भी बह गया इस रेले में, तो कल ज्वाइन करेंगे सीताराम अग्रवाल। अब एक और ज्वाइनिंग की बात मैं करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कई दिन से जानता था कि ये एक दिन होगी, पर कब होगी और कहाँ होगी और किसके द्वारा होगी, इसमें संशय बना हुआ था। आप सबने चंद्रराज सिंघवी का नाम तो खूब सुना होगा। 2003 में वसुंधरा राजे की जब सरकार आई थी, तो जिस दिन मतगणना थी उस दिन एक विज्ञापन छपा था, भाजपा 120 प्लस, और कोई मानने को तैयार नहीं था भाजपा स्पष्ट बहुमत लाएगी। उस वक्त मैं उनकी बात से सहमत था, और 120 सीटें आई थी भाजपा की, और प्लस कुछ निर्दलीय जीते थे। चंद्रराज सिंघवी को तब से राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा, क्योंकि वो वसुंधरा राजे के सलाहकार मंडल में शामिल थे। बाद में उनको एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाला पद भी दिया गया, पर वो 2 साल से ज़्यादा उस पद पर नहीं रह पाए। उसके बाद इस्तीफा दिया उन्होंने, हटे वहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी से पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, और वो जब भी बातचीत हो तो बताते हैं कैसे उन्होंने 7 मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा करा दिया मध्य प्रदेश में एक बार में। और वो बहुत ही जोधपुर के रहने वाले हैं, बचपन से वो डिबेट में भाग लेते थे, काफ़ी वाकपटु हो गए। अब भाजपा छोड़ी तो वो सभी पार्टियों में, जनता दल यूनाइटेड में, और वो भाजपा छोड़ने के बाद जो साध्वी ने पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी में रहे, बसपा में गए, कई जगह, फिर अब शिंदे की पार्टी में थे लेटेस्ट आखिरी में। पर उन्होंने कहा कि वो मोदी से प्रभावित हैं, मोदी के से डायरेक्ट जुड़ रहे थे, शिंदे के माध्यम से जुड़ रहे थे। मोदी डायरेक्ट जुड़ने के लिए कल उन्होंने एक समारोह में, ये देखिए बाड़मेर का समारोह है, मदन राठौड़ मौजूद है सांसद, अभी हाल ही में राज्यसभा के मेंबर बने। चंद्रराज सिंघवी से गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन के विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की थी, फिर मदन राठौड़ ने मुलाकात की थी, और मदन राठौड़ के बाद में जो नाम चलाया सबसे पहले उनका, वो किरोड़लाल मीणा ने चलाया, कैबिनेट मंत्री किरोड़लाल मीणा ने उनके नाम की पैरवी की। हालांकि कई लोग उन्हें पार्टी में आने देने के इच्छुक नहीं थे, पर किरोड़लाल मीणा ने पुरजोर पैरवी की। फिर उसके बाद निम्बाराम से मुलाकात हुई, जो संघ के बड़े अधिकारी हैं। इन सब से बातचीत का, मिलीजुली बातचीत का नतीजा ये निकला कि बाड़मेर में कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली, और एक समारोह में वो आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रराज सिंघवी की खास बात यह है कि उनको कुछ कठिन सीटों पर जीत दिलाने की युक्तियाँ आती है। हालांकि उन युक्तियों का वक्त इसलिए निकल गया कि अब वो नामांकन नहीं हो सकते, वरना ये 5000 वोट काटने वाला, 10,000 वोट काटने वाला, 2000 वोट काटने वाला आदमी खड़ा कर देते हैं, और उससे कई पार्टियां वोट कटिंग के जरिए जीत जाती हैं। पर ये विधानसभा चुनाव में ज़्यादा कारगर होती है। परंतु फिर भी जैन समाज में उनका नाम है, राजनीति में भी उनका दबदबा है, वो बहुत सारे लोगों से संपर्क रखते हैं। जयपुर से दिल्ली तक उनकी पहुंच है, दौड़ है, पकड़ है, बहुत सारे नेता उनसे सलाह लेने आते हैं, और जिनके वो खिलाफ हैं, उनकी पूरी तरह खिलाफ हैं। बातचीत में 1-2 मिनट की बातचीत बता देंगे वो किसके खिलाफ है और किसके पक्ष में है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, उन्होंने घोषणा कर दी, मैं कोई पद नहीं लूँगा, भाजपा में पद लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई पद पर नहीं रहूँगा,
क्योंकि इनके लिए एक अखबार ने छापा था कि कद इतना बड़ा कि सारे पद छोटे, तो इसलिए अब वो पद तो कोई लेंगे नहीं, पर भाजपा में आ गए तो कुछ तो करेंगे ही। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे और कितना उनको करने दिया जाएगा, फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बात को, क्योंकि ये मामूली आदमी नहीं है, इनका आना भी मामूली घटना नहीं है। इसलिए आने वाले समय में चंद्रा सिंघवी को क्या भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो क्या भूमिका उनकी रहेगी, इस पर भी पेनल्टी कॉर्नर में कभी चर्चा हो पाएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये खबरें देने में बहुत, मैं इनको एक्सपर्ट मानता हूँ, खबर बनाने में न्यूज़ मेकर हैं। अब फिर बस चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, और हिंदूकरण की तमन्ना है, और अनुच्छेद 370 हटाने से प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला किया है। आज सुनते हैं, देखिए क्या कहा चंद्रा सिंघवी ने कुछ भाजपा ज्वाइन करने के अवसर पर। मैंने बाड़मेर में आम सभा में घोषणा की है कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, तो पद लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। और क्या पद देंगे? मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, 3 चीफ मिनिस्टर मेरे अंडर में थे, जोगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मैं छोटा पद क्यों लूँ? और बड़े पद की इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी पुनः बने और कश्मीर की 370 धारा के बाद कश्मीर का हिंदूकरण कर दे, यही मेरी एक तमन्ना है। इसके अलावा राजनीति में कोई इच्छा अधूरी नहीं है। सब इच्छाएं पूरी हो गई, कोई इच्छा अधूरी नहीं है, बस कश्मीर का हिंदूकरण हो जाए। चलिए, एक आदर्शवादी बात उन्होंने कही है। कल बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन ने एक बैठक आयोजित की। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की स्थापना रामदास अग्रवाल जी ने की थी, अब दुनिया में नहीं रहे। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे कई साल तक, उसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, सांसद रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन IVF की स्थापना की थी। अभी उनके बेटे अशोक अग्रवाल इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खुद अशोक अग्रवाल बीकानेर गए, बहुत सारे पदाधिकारी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के कल बीकानेर गए। ये सभा हो रही है, आप देखिए, और इसमें एक राय से अर्जुन मेघवाल का समर्थन करने की घोषणा की गई वैश्य संवाद की। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, वैश्य तो वहाँ लड़ ही नहीं सकता चुनाव, लेकिन वहाँ पर ये स्पष्ट घोषणा की गई कि सारे वैश्य समाज के लोग बीजेपी का साथ देंगे। और यही नहीं, बीकानेर में नहीं, पूरे देश में IVF के लोग, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के लोग पूरे देश में बीजेपी का साथ देंगे। और बीजेपी का पक्ष वैश्य समुदाय वैसे भी लेता रहा है। वैश्य वणिक समुदाय के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उद्योगपति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हमेशा सत्ता के साथ रहते आए हैं और इस बीजेपी के साथ काफ़ी हद तक रहते आए हैं। इसलिए ये अशोक अग्रवाल को आप देख पा रहे हैं, अशोक अग्रवाल ने घोषणा की कि वो पूरे देश में आह्वान करेंगे वैश्य समुदाय का कि बीजेपी का साथ दें। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आज सारी बातें भाजपा की हो पाई है। कांग्रेस में तो इतनी सी बात हुई है कि ये छोड़ के जा रहा है और वो छोड़ के जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की बात मैं ये करना चाहता हूँ। एक तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव को राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव एक दिन के लिए आएंगे और 2 सभाएं करेंगे। एक तो अलवर क्षेत्र में करेंगे, कहीं पर जहाँ ललित यादव विधायक प्रत्याशी हैं, यादव बहुल सीट है और भूपेंद्र यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं, वहाँ अखिलेश यादव प्रचार करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। और दूसरा प्रचार करेंगे जयपुर ग्रामीण सीट पर, जहाँ अनिल चोपड़ा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। इस सीट पर भी यादव मत कोटपुतली में और शाहपुरा में और इधर जयपुर ग्रामीण में बहुतायत में मत है, बानसूर तक। तो अखिलेश यादव की 2 सभाएं होंगी, एक अलवर सीट पर लोकसभा सीट पर, एक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर। कब आएंगे ये जल्दी कार्यक्रम उनका तय हो जाएगा, पता लगेगा और बताएंगे उनके आने का क्या प्रभाव पड़ा, क्या निहितार्थ हैं। और ख़ास तौर पर जब सामने बड़ा यादव, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहा है, तब क्या अखिलेश यादव की कोई वोट अपील चल पाएगी अलवर में, ये भी एक सवाल निशान है। इस पर उसी दिन चर्चा करेंगे जब अखिलेश यादव आएंगे। प्रियंका गांधी के राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है 14 और 15 अप्रैल को, और प्रियंका गांधी कोटा जा सकती हैं, जहाँ से ओम बिरला संसदीय प्रणाली के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए
लोकसभा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, और प्रहलाद गुंजल बीजेपी से आकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बन रहा है कोटा का, बीकानेर का, जालौर का और बाड़मेर का। बाड़मेर में भी केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जालौर में अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, कोटा में लोकसभा स्पीकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। 4 ऐसी सीटों पर प्रियंका गांधी को ले जाने की योजना है, जिन सीटों पर भाजपा के बड़े आदमी लड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस के वैभव गहलोत जैसे व्यक्ति जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके आने का क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी वोट अपील कांग्रेस के उम्मीदवारों को मजबूत करेगी और भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं के लिए कोई मुसीबत पैदा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये उनके आने पर पता चलेगा। तो अब मैं आपको केवल जाते जाते कहना चाहता हूँ कि 19 अप्रैल को जहाँ चुनाव है 12 सीट पर, वहाँ धीरे धीरे चुनाव प्रचार का माहौल गर्म हो रहा है और धीरे धीरे जिनको जिधर जाना था उधर लोग चले गए हैं और कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि जैसे किसी सीट पर कांग्रेस ने किसी से गठबंधन किया है, कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हो रहे। भाजपा में भी कुछ सीटों पर ऐसा लग रहा है कि कुछ अंतर्विरोध है, तो उसको पाटने की कोशिश की जा रही है लगातार जगह जगह पर। और भाजपा चूँकि अनुशासित पार्टी, इसलिए वहाँ पे कार्यकर्ता को अनुशासित करना और उसको काम पे लगाना बहुत आसान है। अब जो लोग कांग्रेस से आए हैं उनको भी काम दिया जाना शुरू हो गया है और कांग्रेस से आए लोगों को भाजपा कहाँ क्या क्या काम देने जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।